एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट और जिसका टाइटल है के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आप पॉपुलरली आधार स्कीम केस या फिर राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और इसको छोड़कर जाना यानी कि आपने एक तरीके से एक क्राइम किया है। तो इस जजमेंट को बहुत तसल्ली से और बहुत फोकस तरीके से इसको समझकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर इस क्वेश्चन को पूछा ना गया हो या इस जजमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो। देखते हैं कि क्यों है ये केस इतना इम्पोर्टेंट। यूनानिमसली इस केस में ये डिसाइड किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वेल रिकग्नाइज्ड है। इस केस में आधार डेटाबेस या फिर आधार कार्ड स्कीम को चैलेंज किया गया था। ना ऐसा नहीं था कि राइट टू प्राइवेसी के ऊपर इससे पहले कोई जजमेंट्स नहीं आई थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस है या फिर खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं एक जगह 8 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है और दूसरे केस में खड़क सिंह के केस में 6 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है। अब इन दोनों ही जजमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये डिसाइड किया कि राइट टू प्राइवेसी को हम एज अ फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं दे सकते अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर सब्सिक्वेंटली यानी कि इन जजमेंट्स के बाद में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बैठी, लेकिन वो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस थी और उनमें ये भी डिसाइड किया गया कि राइट टू प्राइवेसी कैन बी या इनफैक्ट राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो इस वजह से एक एम्बिगुअस सिचुएशन, एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हम कौन सी जजमेंट को माने या ना माने। और इसीलिए फाइनली जो जस्टिस पुत्तस्वामी का जो केस है, इसको फाइनली 9 जजेस बेंच को रेफर किया गया और फाइनली इस 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक मत होकर एक ही डिसीजन पास किया कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस केस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, सन 2009 में यूपीए गवर्नमेंट एक आधार स्कीम लेकर आई थी जिसके द्वारा एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इंडिया के हर सिटीजन को, इनफैक्ट इंडिया के हर रेजिडेंट को प्रोवाइड किया जाना चाहिए था। लेकिन ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा, उसके लिए जो लोग हैं उनसे उनका पर्सनलाइज्ड डेटा या फिर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाएगी और कंपाइल की जाएगी। इस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बातें आती हैं, जैसे कि उनका नाम, एड्रेसेस, उनकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन यही नहीं, उनकी आइरिस स्कैनिंग, उनकी फिंगरप्रिंट्स एंड सो ऑन। तो अभी तक जो ग्राउंड दिया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने ये कहा कि हम ये स्कीम इसलिए लेकर आए हैं ताकि हम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें और जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको और रोबस्ट कर सकें, उसको अच्छा कर सकें और जो भी फॉल्स बेनिफिशरीज हैं उनको हटाया जा सके। और इनफैक्ट गुड गवर्नेंस के लिए इस तरीके की स्कीम का लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्कीम जो है ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती थी अंडर प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ 2010 में इस अथॉरिटी ने इस एनरोलमेंट प्रोसेस को शुरू कर दिया। सन 2012 में बहुत सारे लोगों ने इसको चैलेंज किया, इंक्लूडिंग द रिटायर्ड हाई कोर्ट जज ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट जस्टिस के एस पुत्तस्वामी। और उन्होंने ये कहा कि इस तरीके का जो एक्शन है, इस तरीके का जो स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, वो हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करता है। और क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और इसीलिए उसका प्रोटेक्शन करना एक बहुत ही अहम बात है। जब तक कि ये रिट पिटिशन पेंडिंग थी, इसी दौरान गवर्नमेंट ने आधार एक्ट को भी पास कर दिया और इसी तरीके से आधार एक्ट को भी बाद में इस केस में चैलेंज किया गया। नाउ सन 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी 3 जजेस की और उनके सामने यही प्रश्न था कि जो भी नॉर्म्स हैं और जो डेमोग्राफिक बायोमेट्रिक डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, कंपाइल कर रही है,
वो कितना वैलिड है, क्या वो लोगों की राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट कर रही है या नहीं कर रही। हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पर जो थे, उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि अभी तक जो भी केसेस डिसाइड किए गए हैं, MP शर्मा का केस है या खरक सिंह का केस है, वहाँ पे हम राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा नहीं देते हैं, हम उसको उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो बेंच थी उसने इस बात का भी ध्यान दिया, इस बात पर भी ध्यान दिया कि जो इससे पहले जो डिसीजंस हैं उनमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन जो बाद वाले डिसीजंस हैं वो क्योंकि स्मॉलर बेंचेस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूटेड हैं और स्मॉलर बेंचेस के द्वारा हेल्ड किए गए हैं, इसीलिए ये एम्बिगुअस सिचुएशन तो अभी क्लियर नहीं हुई है। और फाइनली 2017 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसने इस बात को कंसिडर किया कि हम एज अ 9 बेंच जजेस बेंच इस बात को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, और इसीलिए फाइनली अगस्त में 2017 में इस वर्डिक्ट को सुनाया गया। आते हैं फैक्ट्स इन इशू क्या थे। तो जो कोर्ट ने इस केस में इश्यूज को फ्रेम किया, पहली चीज़ तो ये थी कि जो आधार स्कीम की बात की जा रही है, क्या ये राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करती है, और अगर ये वॉयलेट करती है तो क्या इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और अगर है तो कहाँ आती है। इसके अलावा जो बाकी के जो आधार कार्ड के प्रोविजंस हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर ये एक इशू बना कि क्या जो ये प्रोविजंस हैं आधार एक्ट के, जो कि इस बात को कंपल्सरीली बोलते हैं कि आधार को मोबाइल नंबर से, बैंक अकाउंट से, स्कूल एडमिशन्स के रिस्पेक्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे लिंक किया जाना चाहिए, ये कितना वैलिड है, या फिर क्या इसको स्ट्रक डाउन यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं। ये सारे फैक्ट्स एंड इशू थे इस केस में। जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी कि जो स्टेट है वो क्या कह रहा है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कह रही है इस केस में। पहली चीज़ तो यही कह रही है जो अभी हमने समझाया कि दे आर रिलाइंग ऑन दोज जजमेंट्स ऑफ MP शर्मा एंड खरक सिंह केस, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकग्नाइज नहीं किया गया है और इनफैक्ट रिफ्यूज़ किया गया है टू एक्सेप्ट इट एज अ फंडामेंटल राइट। इसके अलावा ये भी बोला गया कि क्योंकि जो ये जजमेंट्स हैं ये 8 जजेस एंड 6 जजेस बेंचेस द्वारा प्रोनाउंस की गई हैं, और इसीलिए ये आगे वाले अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, जो स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस कुछ और डिसाइड भी कर रही हैं तो उनके ऊपर भी ये जजमेंट बाइंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कंटेंशन स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्कर्स हैं उनकी खुद की भी इंटेंशन नहीं थी कि हम राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट का दर्जा दें, क्योंकि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग से राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई अलग से फंडामेंटल राइट नहीं दी है। यानी कि इन क्रक्स एक नैरो अप्रोच अडॉप्ट की जा रही थी जो स्टेट जिस तरीके की कंटेंशंस दे रहा था, और वो ये कह रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में खुद ही ये सब चीज़ें नहीं दी हैं कि राइट टू प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट है, तो हम उसको फंडामेंटल राइट क्यों माने। और उसके अलावा अगर उसको फंडामेंटल राइट या फिर कोई राइट या कोई ऐसी राइट जिसको प्रोटेक्शन देनी है, तो वो फिर पार्लियामेंट खुद ऐसी लॉज लेकर आएगा जो कि इस तरीके की प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करे। यानी कि हमारे हिसाब से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके की ना ही राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मानती है, और इसीलिए अगर हमने ऐसा कर भी लिया तो वो जस्टिफाइड है हम आधार कार्ड के द्वारा, यानी कि जो आपकी पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो पटिशनर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो MP शर्मा एंड जो खरक सिंह का केस है वो तो खुद ही ऐसे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं जहाँ पे जिस लॉ यानी कि जिस जजमेंट को ये रिलाई कर रहे हैं वो जजमेंट आज की डेट में ही गुड लॉ नहीं मानी जाती, यानी कि वो एक्सेप्टेबल लॉ नहीं मानी जाती है। और इसीलिए बाद वाले जजमेंट्स जैसे रुस्तम कारवस जी टाइप के जो जजमेंट्स हैं, इस तरीके के जजमेंट्स ने ऑलरेडी AK गोपालन जैसे केसेस को
ओवररूल कर दिया है और उसको अनजस्टिफाइड माना है। पिटिशनर्स ने ये भी अर्ज किया कि जो 7 जजेस बेंच का डिसीजन मेनका गांधी के केस में आया था, ए गोपालन के केस में केस के बाद में एक मेनका गांधी का केस आया था, वहाँ पे जो एक माइनॉरिटी जजमेंट थी, माइनॉरिटी जजमेंट ऑफ जस्टिस सुब्बाराव जो कि खरक सिंह के केस में थी, उसी को ही मेजॉरिटी जजमेंट में तब्दील कर दिया गया मेनका गांधी के केस में। इन शॉर्ट, इसका कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो हम नैरो अप्रोच ए गोपालन के केस में ले रहे थे, उसको बाद में मेनका गांधी के केस ने ओवररूल कर दिया और अब हम एक वाइडर अप्रोच लेते हैं और हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो किसी को राइट टू लाइफ जैसी या फिर राइट टू प्राइवेसी जैसी राइट्स प्रोवाइड करेगी। ये कुछ ऐसी राइट्स हैं जो कि फंडामेंटली एक एज अ मैटर ऑफ ह्यूमन बीइंग उस पर्सन के पास एज अ नेचुरल राइट प्रोवाइड होनी चाहिए और प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए। और इस द्वारा पिटिशनर्स का एक और कंटेंशन ये भी था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, अगर हम प्रियम्बल के साथ उसको पढ़ें तो वो ना सिर्फ एक नेचुरल राइट है, वो एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट भी रिकॉग्नाइज की जाती है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो ना सिर्फ एक फंडामेंटल राइट है, ये एक डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट है, जिसको हम एक तरीके से आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन मानते हैं। यानी कि आर्टिकल 21 जो हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, उसी में ही राइट टू प्राइवेसी उसी का ही एक पार्ट है। राइट टू प्राइवेसी कोई एक नैरो राइट नहीं है जिसके खिलाफ आप फिजिकली किसी भी पर्सन को इन्वेड कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसी राइट नहीं है कि जो कि एक डेरिवेटिव राइट हो, यानी कि सिर्फ एक डराइव की गई हो। ये एक ऐसी राइट है जो एक व्यक्ति के बॉडी, उसके माइंड, इंक्लूडिंग उसके डिसीजंस, उसकी चॉइसेस, उसकी इंफॉर्मेशन, उसका फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो प्राइवेसी है वो एक ओवर आर्किंग राइट है जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोवाइड की गई है और इसके बहुत से फेसेस हैं, मल्टी फेसेटेड है, और इसीलिए ये एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एनफोर्सिएबल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि राइट टू प्राइवेसी हम मानते हैं कि ये एक फंडामेंटल राइट है, पर ये अगेन हम ये भी बोल रहे हैं कि ये कोई एब्सोल्यूट नेचर की नहीं है और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और उन एक्सेप्शंस को देखने के लिए हमें ट्रिपल टेस्ट देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई में हम इसको मानेंगे कि इसने किसी की प्राइवेसी को ब्रीच किया है या नहीं किया है। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टेट का एक्शन है क्या वो लेजिस्लेटिव मैंडेट द्वारा ही लिया गया है या नहीं। यानी कि अगर कोई लॉ ऐसी है या इनफैक्ट इस चीज़ पर कोई लॉ है ही नहीं जो आपको यानी कि गवर्नमेंट को इस तरीके की इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की अथॉरिटी देती हो, तो फिर ऐसा काम नहीं किया जा सकता। ये पहला टेस्ट बताया गया। दूसरी चीज़ क्या बताई गई है कि जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट स्टेट पर्पस को ही परस्यू करे, यानी कि उसके पास कोई पर्पस होना चाहिए और वो लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का ग्राउंड है कि ये गुड गवर्नेंस के लिए है और गवर्नमेंट कह रही है कि हम वेलफेयर स्कीम्स को एक तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दे सकें। तो यहाँ पर पर्पस समझ में आ रहा है, एक लेजिटिमेट पर्पस है स्टेट का। तीसरा टेस्ट कि ऐसा एक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोपोर्शनेट हो। प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब है यहाँ पर कि वो पर्पस ना सिर्फ लेजिटिमेट हो, वो नेसेसरी भी हो, ऐसा भी हो कि लीस्ट इंट्रूसिव हो, यानी कि लीस्ट लेवल पे वो किसी को की प्राइवेसी को इन्वेड करे। दैट मीन्स कि एक रैशनल नेक्सस यानी कि एक लिंक होना चाहिए कि आप क्या ऑब्जेक्ट सोच रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका और आपका तरीका क्या है उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का या अचीव करने का। तो अगर आप इन ट्रिपल टेस्ट में यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इन
तीनों टेस्ट को पास कर जाती है, इन तीनों टेस्ट्स को प्रूव कर देती है कि इस वजह से और इस तरीके से ये हम इस तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में हम आधार एक्ट को पूरी तरीके से इनवैलिड नहीं बोल सकते। और वही चीज़ इस केस में भी ये डिसाइड की गई कि जो आधार एक्ट है वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और आधार एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस हैं जो कि बाकी के अकाउंट, जो बैंक अकाउंट्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, अगर उनसे कंपल्सरीली किसी इरेशनल वजह से लिंक अगर बोलता है, या इनफैक्ट मैंडेटरी लिंकिंग की जो बात कर रहे हैं, उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं, यानी कि वो उतना प्रोविजन जो है हम उसको स्ट्रक डाउन करते हैं। और इसी जजमेंट के बेसिस पर एक जस्टिस BN कृष्णा कमेटी का भी गठन हुआ, और जिसने फिर डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का एक ड्राफ्ट भी बनाया, और जिसके बेसिस पे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। वेल, आई होप कि आपको इस वीडियो के द्वारा KS पुत्तस्वामी का केस ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स समझना इस लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट्स पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।